हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 2024 में नेटफ्लिक्स पे आई मूवी अमर सिंह चमकीला को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि पंजाब के फेमस सिंगर अमरेंद्र उर्फ अमर सिंह की बायोग्राफी पर बेस्ड है। अमर सिंह 80 के दशक के दौरान का फेमस सिंगर हुआ करता था, जो अपनी अश्लील गाने के कारण काफ़ी फेमस था। कम उम्र में उसने बहुत बड़ी तरक्की हासिल कर ली थी। जिन गानों की वजह से वो फेमस हुआ था, वही आगे चल के उसकी मौत का कारण बना। पर सबसे रहस्यमय वाली बात यह है कि आज तक ये नहीं पता चला कि अमर सिंह और उसकी दूसरी पत्नी अमरजोत को किसने मारा। तो आइए जानते हैं कि क्या है उसकी लाइफ की स्टोरी, कैसे वो इतना फेमस हुआ। तो मूवी की शुरुआत होती है 1988 में पंजाब के महसनपुर को दिखाते हुए, जहां एक शादी के फंक्शन में लोग फेमस सिंगर अमर सिंह चमकीला और उसकी पत्नी अमरजोत को देखने आए होते हैं। उन दोनों को देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ होती है। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं कि ये गोली सबसे पहले अमरजोत के माथे पर सीधा बीचों बीच लगती है और उसके बाद चमकीला को 3-4 गोलियां लगती हैं। सभी लोग वहां से भाग खड़े होते हैं और सिर्फ 3 लोग अमर सिंह चमकीला के पास बंदूक लेकर खड़े होते हैं। कहा जाता है कि जब चमकीला की मौत हुई तो जिन लोगों ने उसे मारा, मारने के बाद वो लोग चमकीला की बॉडी के ऊपर नोट रखकर भांगड़ा कर रहे थे और उस नोट में लिखा था कि उसे अश्लील गाने नहीं गाने चाहिए थे, ये उसके कर्मों की सजा है। अब यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ छोटे चमकीला को दिखाया जाता है। वो अपने पड़ोस में 2 औरतों के बीच हुए झगड़े को देख रहा होता है और उनके द्वारा दी जाने वाली गंदी गंदी गालियों को सुन लेता है। इसके बाद वही शब्द वो शादी ब्याह के फंक्शन के दौरान औरतों को गाते देखता है। ये सारी बातें उसके मन में घर कर जाती हैं। फिर जब एक दिन वो अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है तो पढ़ाई की जगह उल्टा सीधा लिखता है। ये चीजें उसके टीचर देख लेते हैं और फिर उसे बहुत मार पड़ती है। इसी बीच कुछ लोग चमकीला और उसकी पत्नी की बॉडी को एक ट्रक में लादकर हॉस्पिटल के बाहर फेंक कर चले जाते हैं। वहाँ के लोग जब उन्हें देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि ये तो फेमस सिंगर चमकीला है। धीरे धीरे चमकीला की मौत की खबर फैल जाती है। रेडियो पर न्यूज आती है कि चमकीला और उसकी पत्नी के साथ उनके ग्रुप के 2 और लोग हरजीत गिल और बलदेव देबू को भी बेरहमी से मार डाला। चमकीला की मौत की खबर सुन सब शॉक्ड होते हैं। इसके बाद पूरे शहर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर उन दोनों को किसने मारा, क्योंकि किसी ने भी उन हत्यारों का चेहरा नहीं देखा था। अब जहां चमकीला कई लोगों का चाहता था, तो वहीं कुछ लोगों को उसके लिखे गाने पसंद नहीं आते थे, क्योंकि उसके लिखे गाने अश्लील होते थे। हॉस्पिटल में चमकीला के दोस्त आते हैं और वो भी उसे देख के रोने लगते हैं। फिर वो पुलिस वालों से मदद मांगते हैं कि उन्हें चमकीला और अमरजोत की बॉडी को लुधियाना लेकर जाना होगा ताकि उन्हें प्रोटेक्ट मिल सके। पर पुलिस वाले साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं वो भी ना मारे जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें एक टिक्की नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो शराब पी रहा होता है। वो भी चमकीला की मौत की खबर सुन रहा होता है। फिर वो बताता है कि चमकीला फैक्ट्री में जुराबे बनाने का काम किया करता था और अगर मैंने उसकी मदद नहीं की होती तो आज भी वो उसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता। अब यहाँ से कहानी 1977 में जाती है, जहाँ लुधियाना में चमकीला को दिखाया जाता है, जो टिक्की से मिलने आता है और उस वक्त के फेमस सिंगर जिंदा के गाने की तारीफ करता है। असल में टिक्की जिंदा के साथ काम करता होता है, इसीलिए चमकीला उससे मिलने आता है ताकि उसे जिंदा के साथ काम करने को मिले। चमकीला टिक्की से कहता है कि वो फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा गाना बजा करते हैं। वो उसके साथ काम करना चाहता है। चमकीला गाना गाने में उस्ताद था और उसके गाने का हमेशा डबल मीनिंग हुआ करता था। अब अगले दिन टिक्की चमकीला को जिंदा के पास लेके जाता है, जहाँ चमकीला जिंदा को अपना गाना सुनाता है। चमकीला के अतरंगी गानों को सुनकर जिंदा मुस्कुराने लगता है कि आखिर ये कैसा गाना है, पर फिर भी उसे चमकीला का गाना पसंद आता है। जिंदा को काफी ताज्जुब होता है कि चमकीला ने गाने के बोल खुद लिखे। उसके हुनर को देख के वो चमकीला को अपने पास काम के लिए रख लेता है। अब इसके बाद चंडीगढ़ में एक अखाड़ा होता है, जहाँ सब जिंदा के आने का वेट कर रहे होते, क्योंकि वो काफी फेमस सिंगर था। पर जिंदा समय से वहाँ नहीं आता। जिंदा के ना आने पर वहाँ की भीड़ गुस्साने लगती है, इसीलिए मंच के पीछे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। तभी टिक्की आइडिया देता है कि क्यों न जिंदा के आने तक चमकीला को भेज दिया जाए। इससे सब सहमत होते हैं। वहाँ पर एक सोनिया नाम की लेडी सिंगर भी होती है, जिसे चमकीला के साथ मंच पर गाने को कहते हैं, पर वो मना कर देती है क्योंकि लिरिक्स में काफी गंदे शब्द होते हैं और कहती है कि वो इतने गंदे बोल नहीं बोलेगी। सोनिया के मना करने पर चमकीला अकेला ही स्टेज पर गाने चला जाता है। फिर जब वो गाना गाता है तो उसका गाना सभी को
को पसंद आता है, सब एंजॉय करने लगते हैं। फिर सोनिया भी आ जाती है और वो भी चमकीला का साथ देते हुए गाना गाने लगती है। अब कई घंटों के बाद वहाँ जिंदा पहुँचता है और वो जब गाने लगता है तो भीड़ कहती है कि उन्हें चमकीला चाहिए। ये सुनकर जिंदा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यहाँ पर सीन चेंज होते हुए हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ चमकीला के दोस्त डरे होते हैं कि कहीं पुलिस और लोग ये ना समझ लें कि चमकीला को उन्होंने ही मारा है। साथ ही उन्हें ये भी पता होता है कि चमकीला को मारने के पीछे कुछ कट्टरपंथियों का हाथ है। वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिंदा कनाडा चला गया, जिसकी वजह से सोनिया दुखी होती है क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उसे भी कनाडा लेके जाएगा। जिंदा के कनाडा जाने से टिक्की भी शॉक्ड होता है क्योंकि उसने उससे भी कहा था कि वो उसे भी कनाडा लेके जाएगा। सोनिया का मैनेजर कश्मीरी लाल कहता है कि अब एक नई जोड़ी बनेगी और वो जोड़ी होगी चमकीला और सोनिया की, पर चमकीला इसके लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो अपने गुरु जिंदा को धोखा नहीं देना चाहता। अब टिक्की उसे समझाता है कि वो तुझसे डरता है कि कहीं तू आगे न निकल जाए, इसीलिए वो भाग गया। अब चमकीला पगड़ी पहन के अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि चमकीला ने अपने बाल कटवा लिए थे। अपने पिता को ज्यादा गुस्सा करते देख चमकीला उन्हें पैसे देता है और कहता है कि मैंने और भी पाप किए हैं, मैंने फैक्ट्री वाला काम भी छोड़ दिया और अब मैं गाना गाता हूँ। अब इसके बाद चमकीला तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, ढेर सारे अखाड़े मिलने लगते हैं। साथ ही स्टूडियो में गाना गाने का भी मौका मिलता है और उसे फोटोशूट के लिए भी बुलाया जाता है। अब एक दिन चमकीला और टिक्की को दिल्ली की गली में उनका गाना सुनाई देता है। जब वो जाके देखते तो काफी खुश हो जाते हैं। टिक्की दुकानदार से कहता है कि जिसका गाना वो सुन रहा है वो उसके सामने खड़ा है, पर दुकानदार चमकीला को नहीं पहचानता होता है तो वो दोनों को भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ चमकीला के दोस्त किसी तरह छुप छुप के चमकीला और अमरजोत की डेड बॉडी को लुधियाना ले आते हैं। चमकीला के पिता सदमे में होते हैं और मानने से इनकार करते हैं कि उनका बेटा मर चुका है। वो अभी भी चमकीला को उठने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अखाड़े के लिए जाना है। तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है जिसमें डीएसपी और कुछ हवलदार होते हैं। डीसीपी चमकीला के दोस्तों से बात करता है और पूछता है कि किसने चमकीला को मारा, तो दोस्त बताते हैं कि मारने वाला का चेहरा किसी ने नहीं देखा, वो खेत के रास्ते भाग गए थे। डीसीपी पूछता है कि तुम लोगों की चमकीला के साथ दोस्ती कब से है, तो वो कहते हैं कि लगभग 7-8 साल से, जब से सोनिया से उसका पंगा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि एक दिन टिक्की सोनिया के मैनेजर से लड़ता है क्योंकि चमकीला गाना और लिरिक्स खुद ही बनाता था, पर मैनेजर पैसे मार लेता था, वो चमकीला को कम पैसे देता था। पर चमकीला यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया था, वो तो शांति से कहता है कि उसे कुछ और पैसों की जरूरत है, पर मैनेजर देने से मना कर देता है और करते हुए कहता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो क्या कर लोगे। ऐसा कहते वो चमकीला को वहाँ से निकाल देता है। अब चमकीला के पास कोई अखाड़ा नहीं होता और ना ही वो वापस फैक्ट्री में जाके काम करना चाहता होता है, उसे तो बस गाना गाना था। चमकीला को ये बात पता थी कि लोग क्या सुनना चाहते हैं और उन्हें किस चीज़ में मजा आता है, इसीलिए चमकीला अपना नाम और नंबर एक बोर्ड में लिखकर रास्ते पर बैठ जाता है और गाना बनाने लगता है। कुछ दिनों बाद चमकीला को एक कॉल आता है जो उसे अखाड़े में परफॉर्म करने का मौका देते हैं और इस तरह एक बार फिर से चमकीला फेमस होने लगता है। लोग उसे सुनने आने लगते हैं, भले ही उसके गाने कितने ही डबल मीनिंग के हो, पर फिर भी लोग उसे सुनने बड़े चाव से आते थे। धीरे धीरे चमकीला इतनी तरक्की कर लेता है कि वो मैनेजर कश्मीरी लाल का ऑफिस ले लेता है। कश्मीरी लाल और सोनिया जब कश्मीर से आते हैं तो देखते हैं कि उनका सामान बाहर पड़ा है और अंदर चमकीला अपने साथियों के साथ बैठा है। असल में सोनिया और मैनेजर को निकाल दिया गया था क्योंकि उन दोनों ने उस ऑफिस के लैंडलॉर्ड को किराए के पैसे नहीं दिए थे। अब चमकीला हर दिन अपना शो तो करता है, पर हर दूसरे दिन उसे एक फीमेल सिंगर ढूंढनी पड़ती थी क्योंकि उसके गाने में फीमेल लिरिक्स भी होता है। पर अक्सर फीमेल सिंगर ये कहकर चली जाती थी कि चमकीला बहुत ऊंचे स्वर में गाता है, इसका मैच कर पाना काफी मुश्किल होता है। अब ऐसे में एक दिन उसके ऑफिस में अमरजोत आती है। अमरजोत के साथ उसके पिता और भाई भी होते हैं। बहुत मुश्किल से कोई फीमेल सिंगर चमकीला को मिली होती है, इसीलिए उसके पिता और भाई को यकीन दिलाने के लिए अपने अखाड़े के अपॉइंटमेंट और एग्रीमेंट दिखाता है ताकि वो वहाँ से ना जाए। अब ये देख के अमरजोत के पिता मान तो जाते हैं, पर कहते हैं कि वो 1 महीने साथ काम करेंगे, लेकिन उसके बाद के बारे में सोचेंगे। चमकीला इसके लिए मान जाता है। अमरजोत बिल्कुल चुपचाप शांत पीछे बैठी होती है और जब चमकीला उससे सवाल पूछता है तो वो शर्मा जाती है और सिर्फ हाँ ना में जवाब देती है। इसके बाद चमकीला और अमरजोत दोनों गाना गाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो चमकीला उससे पूछता है कि क्या उसने उसके गाने सुने हैं। इस पर अमरजोत मुस्कुराने लगती है और शर्माने लगती है। ये देख के चमकीला समझ जाता है कि अमरजोत ने उसके गाने सुने हैं। अब उसके बाद हर दिन दोनों गाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन जब उनका पहला अखाड़ा साथ में था एक शादी में गाने का, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उस शादी में गोली चल जाती है। सबको लगने लगा कि
अमरजोत चमकीला के लिए बेड लक लेके आई है। ये बात अमरजोत को पता चलती है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो जाने को होती है, पर चमकीला उसे समझाता है और कहता है कि ये अच्छा हुआ कि अखाड़ा कैंसिल हो गया, अब हमें और 4 गाने प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। विश्वास दिलाते हुए कहता है कि आगे हमें इतने अखाड़े मिलेंगे कि हमें कैंसिल करना पड़ेगा। चमकीला की बात सुन अमरजोत मान जाती है और फिर धीरे धीरे उन दोनों के साथ में कई शोज होने लगते हैं। दोनों की जोड़ी हिट होने लगती है, दोनों को स्टूडियो में गाने का मौका मिलता है, साथ ही दोनों का फोटोशूट भी होता है। दोनों की पॉपुलैरिटी समय के साथ बढ़ती चली जाती है। पूरी टीम काफ़ी खुश होती है। इसी बीच चमकीला और अमरजोत एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, दोनों इंटीमेट भी होते हैं। तभी एक दिन अमरजोत के पिता कहते हैं कि उन्होंने किसी दूसरे सिंगर से बात की है और अब वो उनके साथ काम करेंगे। इस पर अमरजोत का भाई कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, चमकीला के साथ सब बढ़िया तो चल रहा है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि यह हमें बहुत महीने हो गए और फिर चमकीला कुंवारा है, अगर इन दोनों के बीच कुछ शुरू हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा। टिक्की को जब ये बात पता चलती है तो काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि अभी तो हम लोगों ने ऊपर जाना शुरू किया है और तुम हमें छोड़ के जा रही हो। आगे टिक्की अमरजोत से कहता है कि तुम्हारा पिता बहुत लालची है, वो बस तुम्हारे कमाए पैसे से पूरी ज़िंदगी खाना चाहता है, पर क्या कोई तरकीब नहीं कि तुम ना जाओ। इस पर अमरजोत कहती है कि चमकीला को कहो कि वो मुझसे शादी कर ले। चमकीला भी शादी के लिए मान जाता और फिर अगले ही दिन दोनों की शादी हो जाती है। रात के समय कुछ गुंडे चमकीला को मारने के लिए पहुंचते हैं। टिक्की को लगता है कि इन्हें अमरजोत के पिता और भाई ने भेजा होगा, पर चमकीला कहता है कि नहीं, गुरनेम के लिए आए हैं। आगे बताता है कि गुरनेम उसकी पहली पत्नी है। ये बात सुन टिक्की उस पर गुस्सा हो जाता है कि दोस्त होने के बावजूद उसने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। वे दोनों ड्रिंक करके उन गुंडों से लड़ने चले जाते हैं। अब अगले दिन गाँव में चमकीला की दूसरी शादी को लेकर पंचायत बैठती है, क्योंकि एक तरह से पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। पंचायत के सरपंच कहते हैं कि पूरा गांव चमकीला की दूसरी शादी को मंजूरी नहीं देगा। इस बात से चमकीला के पिता टेंशन में होते हैं, पर चमकीला को अपने ऊपर यकीन होता है कि गांव वाले उसे माफ़ कर देंगे, क्योंकि उसने पहले से प्लानिंग कर रखी होती है। चमकीला जब बोलने को होता है तो सरपंच उसे पहले थप्पड़ लगा देते हैं, पर चमकीला शांति से अपनी बात रखता है और कहता है कि उसने पहली पत्नी को भले ही छोड़ दिया, पर वो उसे हर महीने 5,000 रुपये भेजता है। यहाँ तक कि उसने उसे एक ऑस्ट्रेलियन गाय भी गिफ्ट दी है, ताकि अच्छे से गुजर बसर हो सके। अब ये सुनते ही कुछ गांव वाले चमकीला का साथ देते हैं तो कुछ उसके खिलाफ होते हैं। रात के समय में चमकीला अपनी पहली पत्नी से मिलता है। वो उससे नाराज होती है क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली, जबकि उसके एक बच्चे के होते हुए भी। पर चमकीला उसे कुछ नहीं कहता, बस उसे पैसे देकर निकल जाता है। इधर अमरजोत भी चमकीला से नाराज होती है, क्योंकि उसे भी अब पता चला कि चमकीला पहले से शादीशुदा है। चमकीला कहता है कि अगर मैंने पहले बता दिया होता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? मैं वापस अपने गांव नहीं जाना चाहता और ना ही तुम जाना चाहती हो, तो फिर गुस्सा करने से क्या फ़ायदा। इसके बाद दोनों फिर से गाना गाना शुरू करते हैं और पॉपुलर होते जाते हैं। उन्हें साल के 365 दिन की जगह 366 दिन के अखाड़े मिलने लगते हैं। अब तक चमकीला इस कदर छा गया था कि हर पार्टी फंक्शन सब जगह बस चमकीला के गाने बजते थे। अब साल आता है 1984 का, जब पंजाब के बरनाल में बहुत बड़ा दंगा हो गया था, जिसमें 24 लोग मारे गए थे और 115 लोग घायल हो गए थे। सभी आदमी और लड़के डर के मारे गायब हो गए थे, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसे में चमकीला और उसकी टीम टेंशन में होती है कि अब अखाड़ा सुनने कौन आएगा। उस समय हाल ऐसा था कि लोगों के पास शासन खरीदने के पैसे नहीं थे, तो लोग अखाड़ा सुनने कैसे आएंगे। लेकिन चमकीला के साथ इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, लोग उसके गाने के लिए पागल थे। इस विपदा में लोग कुछ ऐसा सुनना चाहते थे कि वो कुछ समय के लिए अपने दुख और तकलीफ सब भूल जाए। जहाँ लोग दंगों से मर रहे थे, तो वहीं लोग चमकीला के गाने इतने सुनते हैं कि उसकी नई एल्बम की रिकॉर्डिंग इतनी बिकती है कि रिकॉर्ड टूट जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। वो लोग नाराज होते हैं कि पंजाब में लोगों की जान जा रही है और ऐसे में चमकीला अश्लील गाने बना और गा रहा है, जिससे पंजाब की छवि खराब हो रही है, समाज में गंदगी फैल रही है। इन्हीं में से कुछ और पंजाबी सिंगर्स भी होते हैं जो चमकीला से नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें चमकीला की तरह अखाड़ा नहीं मिलता, जबकि चमकीला को दिन में 2-2 अखाड़े मिलते हैं। अब एक दिन चमकीला का इंटरव्यू लेने एक फीमेल पत्रकार आती है। वो उसे सोफे में बैठने को कहती है, पर चमकीला सीढ़ियों पर बैठ जाता और मुंह दूसरी तरफ करके बात करता है। चमकीला को उसकी तरफ न
देख के बात करते हुए पूछती है कि वो उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा और घबरा क्यों रहा है। इस पर चमकीला कहता है क्योंकि आपने जीन्स पहनी है। तो वो पत्रकार कहती है कि इसमें क्या हो गया, आप तो अपने गाने में दुनिया भर की अश्लीलता भरते हैं और आपको मेरे जीन्स से प्रॉब्लम है। चमकीला कहता है कि बचपन से मैंने यही सब देखा, इसीलिए मैं लिखता हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी लड़की को पैंट में नहीं देखा। सही क्या है और गलत क्या है ये मुझे नहीं पता, मैं तो बस आम लोगों की तरह गाना गाकर सरवाइव कर रहा हूँ। पर आप ये बात नहीं समझ पाओगी, मैं तो वही लिखता हूँ और गाता हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, और अगर मैंने बंद कर दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन वो पत्रकार अपने अखबार में चमकीला के खिलाफ जहर उगलती है और लिखती है कि वो समाज को गुमराह कर रहा है, गंदा कर रहा है। इसी बीच अमरजोत प्रेग्नेंट हो गई थी और अपने मायके आती है। उसका पूरा गांव उसके लिए कहता है कि वो चमकीला के साथ रहती कैसे, उसे शर्म नहीं आती क्या। गांव के लोग अमरजोत के पिता को समझाते हैं और कहते हैं कि वो लड़की तेरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। डिलीवरी के बाद चमकीला जब उसे लेने आता है तो उसे डांटने अमरजोत की दो बहनें आ जाती हैं और कहती है कि आज से मेरी दीदी अश्लील गाने नहीं गाएगी। मगर चमकीला अमरजोत को समझाते हुए कहता है कि हमें अखाड़े पर जाना होगा, इसके लिए हमें 4000 रुपये मिलेंगे। आज तक इतने पैसे किसी भी कलाकार को नहीं मिले, लेकिन हमें मिलेंगे। अमिताभ बच्चन की तरह हमारी भी टिकट ब्लैक में बिक रही हैं। ये सब सुन अमरजोत गाना गाने के लिए मान जाती है। ये सारी कहानी प्रेजेंट में चमकीला के दो डीसीपी को बता रहे होते हैं। डीसीपी कहता है कि तुम्हारा तो यही काम है, समाज को गंदा करना, पहले खुद गंदगी में जाओ और फिर अपनी घरवाली को लेके जाओ। इस पर चमकीला का एक और दोस्त कहता है कि हाँ हमारा यही काम है, पर ये गाने सुनता कौन है, क्या उससे समाज गंदा नहीं हो रहा। ये सुनकर डीसीपी भी सोच में पड़ जाता है। अब कहानी फिर से ट्रैक पर आती है, जहाँ हम देखते हैं कि चमकीला और अमरजोत को एक बेटा हुआ है और चमकीला उसे और अमरजोत को लेके जा रहा है। अमरजोत की दोनों बहनों के अंदर गुस्सा होता है कि आखिर कोई औरतों पर ऐसी गंदी बात कैसे लिख सकता है। इस पर दादी कहती है कि मर्द तो औरत के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, बस बोलते नहीं। पर चमकीला बोल देता है। लड़कियां पूछती हैं कि क्या वो भी चमकीला के गाने सुनती हैं, तो दादी कहती है कि हाँ छुप छुप कर सुन लेती हूँ। इसके बाद गांव की औरतें भी चमकीला के गाने गाने लगती हैं और धीरे धीरे सभी चमकीला के गाने के फैन हो जाती हैं। वो अखाड़े में भी उसके गाने सुनने जाने लगती हैं। चमकीला के गाने का इतना क्रेज होता है कि एक दिन कई औरतें छत पर खड़े होकर उसका गाना सुन रही होती हैं कि अचानक से वो छत गिर जाती है। लेकिन इस हादसे के बावजूद भी चमकीला के अखाड़े की भीड़ कम नहीं होती। फिर एक दिन चमकीला के ऑफिस के बाहर दो गुट धमकी भरा खत छोड़कर चले जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि वो अश्लील गाना गाना बंद कर दे वरना वो मारा जाएगा। यहीं पर प्रेजेंट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है सीविया। वो भागते हुए चमकीला की बॉडी को देखने आता है और यही आदमी फ्लैशबैक में चमकीला के ऑफिस के अंदर झांक कर देख रहा होता है। सभी को लगता है कि शायद ये वही है जो चिट्ठी छोड़ के गया, पर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, जिससे सभी की जान में जान आती है। फिर चमकीला उसे मिलता है और अपने घर पर बुलाता है। चमकीला उसे वही धमकी भरा खत दिखाता है। खत देख के सीविया कहता है कि ये तो असली लगता है। ये सुन चमकीला उसे ढेर सारे पैसे देकर कहता है कि अपने डिपार्टमेंट वालों से कहो कि उसे छोड़ दे, वो अश्लील गाने गाना बंद कर देगा। सीविया समझ जाता है कि चमकीला को इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वो उसकी हेल्प करता है। अब अगले दिन सीविया चमकीला को एक बड़े इन्फ्लुएंसर से मिलवाता है। चमकीला उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो आज के बाद से ऐसे गाने नहीं गाएगा, लेकिन उसकी एक रिकॉर्डिंग है जो कंपनी के पास है और वो 1-2 दिन में रिलीज होने वाली है, उसे रोकना उसके हाथ में नहीं। इस पर वो आदमी कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं क्या तुम्हें माफ़ करूँगा, पर आज के बाद ऐसे गाने मत बनाना, बाकी वो लोग देख लेंगे। इसके बाद चमकीला सोच लेता है कि वो अब धार्मिक गाने बनाएगा और उसे यकीन होता है कि उसके ये गाने भी खूब चलेंगे। उसके बाद चमकीला का जब पहला धार्मिक गाना रिलीज होता है तो वो भी उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और वो गाना खुद सीविया ने लिखा था। प्रेजेंट में ये बात सीविया डीसीपी को बता रहा होता है। डीसीपी भी ये सुन काफी हैरान होता है, क्योंकि जिस धार्मिक गाने को वो सुनता है उसे पता ही नहीं था कि वो चमकीला ने गाना गाया था। अब धार्मिक गाना गाने के बावजूद भी चमकीला की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आती, सभी लोग बस उसे सुनना चाहते हैं। हर जगह सिर्फ उसके गाने बजते हैं। लेकिन एक दिन अखाड़े में डिमांड होती है कि एक बार वो पुराना वाला गाना गाकर सुना दे, पर चमकीला कहता है कि उसने उन गानों से तौबा कर लिया है, अब वो ऐसे गाने नहीं गाता। पर ऐसा चमकीला के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। लोग उसे वही पुराना अश्लील गाना गाने को बोलते थे। चमकीला बार बार मना कर देता था, पर अब तक वो समझ चुका
चुका था कि लोगों को ऐसे ही गाने सुनने हैं। इतना ऊपर आने के बाद अगर उसने गाना नहीं गाया तो वो फिर से 0 पर आ जाएगा। इसीलिए एक दिन अखाड़े में पब्लिक की डिमांड पर फिर से वही पुराने गाने गाने लगता है और लोग भर भर कर उसके अखाड़े में आने लगते हैं। इन सब से अमरजोत खुश नहीं होती, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती होती है। तो एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर भट्टी चमकीला को अपने ऑफिस बुलाता है, उसे वार्न करते हुए कहता है कि तू जो आतंकवादियों के लिए गाना बनाता है ये बनाना बंद कर दे, वरना तुझे खत्म कर दिया जाएगा। अब चमकीला इन सब से परेशान होकर बैठा होता है तो उसका दोस्त बताता है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर आया था, उसे उससे एक फिल्म का सीन करवाना था, पर दोस्त ने उसे वापस भेज दिया। ये सुन चमकीला कहता है कि मुझे शुरू से ही खुद को बड़े पर्दे पर देखने का शौक था, इसीलिए वो फिर से उसे प्रोड्यूसर को बुलाने को कहता है। अगले दिन चमकीला जब अमरजोत से बात कर रहा होता है तभी उसके घर पर 3 लोग धमकाने आ जाते हैं, जो कहते हैं कि तुम अखाड़े में बहुत गंदा गाना गाते हो। बंदूक दिखाते हुए कहते हैं कि अगर उसने गंदे गाने गाना बंद नहीं किया तो अपनी जान से जाएगा। चमकीला डर तो जाता है, पर उन लोगों को ढेर सारे पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा देता है। ये सबसे अमरजोत बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर चमकीला उसे समझाता है कि दुनिया ऐसी है और हमारे पास जो कुछ भी है वो दुनिया की वजह से तो ही है, इससे पहले हम थे ही क्या। फिर वो अमरजोत का मूड ठीक करने के लिए गाना गाने लगता है। धमकी के बावजूद भी वो अपना खड़ा बंद नहीं करते। अब तो वो भारत के साथ साथ बाहर भी शोज करने लगते हैं। सबसे पहला शो उन दोनों का बहरीन में होता है, जहाँ उन दोनों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है। बहरीन के बाद नेक्स्ट 1987 में उनका शो कनाडा में होता है। उस शो में इतने लोग आते हैं कि जितने तो अमिताभ बच्चन के शो में भी नहीं आते। शो के इवेंट मैनेजर का कहना होता है कि उन्हें शो के लिए 1024 एक्स्ट्रा सीट लगवानी पड़ गई। बैक स्टेज में कुछ लोग आते हैं जो चमकीला के ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम जो गाना गाते हो वो हमारे धर्म के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद चमकीला पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अपना गाना गाते रहता है। फिर चमकीला को कुछ गुरु लोग मिलने के लिए बुलाते हैं, जो चमकीला से कहते हैं कि तुम्हें इस तरह के गाने गाना बंद करना होगा। इंडिया जाकर ये मत सोचना कि तुम हमसे बच पाओगे, जहाँ भी जाओगे हमें ज़रूर पाओगे। हम समाज के रक्षक हैं, इसीलिए हम समाज को गंदा नहीं होने देंगे। और फिर वो चमकीला से वादा करने को कहते हैं कि वो गंदा गाना गाना छोड़ देगा, ना तो वो मीट खाएगा ना ही सिगरेट बीड़ी वगैरह पिएगा। लेकिन चमकीला जैसे ही वहाँ से निकलता है वो सिगरेट पीने लगता है। चमकीला को देख के ऐसा लगता है कि अब उसे किसी का डर नहीं, वो बेखौफ हो चुका है। वहीं पंजाब में उसके लिए खतरा और बढ़ गया था, एक माहौल बना दिया गया था उसके खिलाफ। ऐसे में एक दिन उसे डराने के लिए कुछ लोग उसकी गाड़ी पर गोली चला देते हैं। सीविया चमकीला को समझाता है कि वो कुछ दिनों के लिए पंजाब से बाहर चला जाए और गाना गाना छोड़ दे, पर चमकीला नहीं मानता। उसका कहना होता है कि वो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो चला गया तो उसकी गैर मौजूदगी में कोई नया चमकीला खड़ा हो जाएगा। इसके बाद चमकीला और अमरजोत वापस पंजाब में आने के बाद दोबारा से गाना गाना शुरू कर देते हैं, और अब भी उसके अखाड़े में लोगों की भीड़ वैसी ही होती है जैसे कि पहले हुआ करती थी। इसके बाद हमें मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जब दोनों महसनपुर के अखाड़े में गाने जाते हैं और दोनों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और दोनों के परिवार वाले पहुंच जाते हैं, जो रो रहे होते हैं। दोनों की बॉडी को बाहर लाया जाता है। मीडिया वाले उन दोनों की बॉडी के साथ सभी की तस्वीरें खींचते हैं। डीसीपी जब अपनी गाड़ी में आके बैठता है तो हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी में भी चमकीला और अमरजोत के गाने का कैसेट होता है। यार डीसीपी समझ जाता है कि जो भी चमकीला के साथ हुआ वो गलत हुआ। इसके बाद चमकीला को न्याय दिलाने के लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मीडिया पुलिस से सवाल करती है कि अभी तक चमकीला के हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा गया, पर पुलिस का कहना होता है कि वो ऐसे गाने बनाता था इसीलिए मारा गया। डीसीपी जब अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें अपने बेटे के कमरे से चमकीला के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाजा खुलने पर उसका बेटा गाना बंद कर पढ़ने के लिए बैठ जाता है, पर डीसीपी उसे डांटने के बजाय कहते हैं कि अगर मन हुआ करे तो चमकीला के गाने सुन सकता है। चमकीला भले ही अब इस दुनिया में ना हो, पर आज भी लोग उसके गाने बड़े चाव से सुनते हैं और झूमते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी का एक्सप्लेनेशन कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।